कावेरी नाम की गरीब सास बहू रहती थी। कावेरी का पति भुवन अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता था, जिस कारणवश घर का भार कावेरी के कंधों पर लदा हुआ। वह लाचार बहू लोगों के खेतों में बनिहारी करती थी, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता। एक सांझ कावेरी घर आती है, तभी उसे अपना दुधमुहा बच्चा मुन्ना भूख से मचलते दिखता है। मुन्ना मेरे लाल, ना रो बेटा। बहू आ गई तू। क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, जिन खेतों में मैं बनिहारी करती थी उनके भूपतियों ने आधुनिक मशीनें खरीद ली हैं, जिससे बीजों की बुआई निराई बड़े आसानी से हो रही है, इसलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हे भगवान, अब कैसे चलेगा घर बार? यही चिंता मुझे भी खाई जा रही है माँ जी। घर के खत्ते खाली हैं, हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। सोचा था आज बनिहारी से जो 4 पैसे आते उससे राशन पानी लाती, मगर नसीब ही निर्दयी निकली। बेरोजगारी ने कावेरी के मन को भीतर तक झकझोर दिया था, जिस मारे उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। आधी रात उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास दामिनी उसके पास आकर आंसू पोंछती हुई बोलती है, बहू चुप हो जा, अब क्या रात भर रोते रोते काटेगी? आंसू बहने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। अचानक दामिनी की नजर कोने में रखे सिलाई मशीन पर जाती है, जो बहू के ब्याह के साथ दहेज पे आया था। बहू, हमारी परेशानी का हल तो हमेशा से नजर के सोझे था, हम ही उसे नहीं देख सके। माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बहू, तू ब्याह से पहले अपने पीहर में सिलाई बुनाई करती थी ना? हाँ माँ जी। मगर आपको कैसे खबर? इस दहेज के सिलाई मशीन को देखकर बहू, कभी कभी ईश्वर का किया हमें देर से समझ आता है। तू चिंता को परे रखकर कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि अपना कारोबार दूसरों की चाकरी से भला है। इससे मुन्ना भी तेरे साए तले पलेगा। कम से कम कोई मेरी बहू को बनिहारिन नहीं कहेगा, बल्कि अब से तू दामिनी की दर्जी बहू कहलाएगी। सास की आस देखकर बहू दृढ़ निश्चय के साथ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और चंपा पहला ग्राहक बनकर दर्जी बहू के पास आती है। अरे दामिनी की बहू भीतर है क्या? चंपा चाची आओ ना, क्या मदद चाहिए आपको? बस मेरा ये ब्लाउज सिल दे। वो क्या है ना, बब्बन दर्जी की दुकान आज बंद है और दामिनी ने बताया था कि तूने भी सिलाई शुरू की है, तो चली आई। वैसे तुझे इल्म तो है ना, पता चले मेरे ब्लाउज बिगाड़ दे। बेफिक्र रहो चाची, ब्लाउज में सुई बराबर भी कमी घटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दर्जी बहू चंपा का नाप लेकर ब्लाउज बनाने बैठ जाती है। अगले दिन चंपा दर्जी बहू के घर आती है। ये लो चाची, आपका ब्लाउज तैयार है। अरे दामिनी की बहू, तू तो पक्की दर्जी है, जैसा बताया था ब्लाउज की बनावट एकदम वही की है। तुरपाई भी कितनी बारीकी से की है। कितना दाम हुआ? सिर्फ 150 रुपए चाची। सिर्फ 150 रुपए? मगर वह बब्बन तो एक ब्लाउज का दुगना दाम ले लेता था। चंपा दर्जी बहू को 200 रुपए देकर चली जाती है और दामिनी कहती है, बहू तू आधे दाम में कपड़े क्यों सिल रही है? माँ जी, अगर मैं दूसरे दर्जी से कम दाम रखूंगी तो ही तो ग्राहक हमारे घर में आएंगे। समय बीतता है। एक सुबह कांची बुदबुदाते हुए चंपा की चौखट से गुजर रही थी, तभी चंपा उसे टोकती है। अरे ओ कांची, अरे ठहर जा, जरा खुद में क्यों कुड़कुड़ा रही है? अरे क्या बताएं चंपा, हमारा बलमा बनारस से हमरे खातिर एक अरसे बाद एक ठो साड़ी लाए रहा। उका ब्लाउज सिए के लिए बब्बन को दिए रहे। ससुरा ब्लाउज की जात मार दी, आड़ा टेढ़ा गला गढ़ दिया है, और ये तुरपाई देखो कितने मोटे तौर से किया है। अरे तू एक दफा मुझे तो बताती, मेरे नजर में एक ऐसी दर्जी है जो कम दाम में दमदार सिलाई करती है। अरे पंसली में ऐसा कौन सा दर्जी जन्म ले लिया जौने के कांची नहीं जानत है? अरे हमरी सखी दामिनी की बहू बनी है दर्जी, तू अपना बिगड़ा हुआ ब्लाउज लेकर आ। चंपा और कांची उनके दर्जी बहू के घर आती हैं। तभी कावेरी कहती है, चिंता मत करो कांची काकी, ये ब्लाउज मैं आपके नाप का किए देती हूँ, थोड़ी फिनिशिंग की कमी है, आप दोनों बैठ जाइए। अपनी सूझबूझ से दर्जी बहू उस ब्लाउज को एकदम बेहतरीन बना देती है। कुछ देर बाद, ये लो काकी आपका ब्लाउज। इसके बाद कांची अपने ब्लाउज को उलट पुलट करके देखने लगती है और खुश मन से कहती है, अरे वाह कावेरी बहुरिया, तू तो टेलर की बाप निकली, बिगड़े ब्लाउज की जात बदल दी। कितना दाम हुआ? 100 रुपए काकी। ये ले बहू तेरा मेहनताना का मोल। अब कांची के कदम तुझ दर्जी बहू की दहलीज पर ही आएंगे सिर्फ। कांची और चंपा के तन पर दर्जी बहू के हाथों सिला डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर गांव की सभी औरतें बेहद आकर्षित होती हैं। धीरे धीरे पूरे पंसाली गांव में दामिनी की गरीब दर्जी बहू को पहचान मिलने लगती है। अब गरीब बहू के पास कपड़ों की ढेर लग जाती है। वह सच्चे लगन के साथ कपड़े सिलती,
जिसके बदले में उसे कमाई के साथ बड़ाई भी मिलती। दर्जी बहू घरेलू बागडोर के साथ अपने दुधमुहे बच्चे को भी वक्त देती। समय बीतता गया और दर्जी बहू के हाथों का हुनर और ज्यादा निखरता चला गया, जिसके कारण अब गांव देहात हर दिन उस दर्जी बहू के घर के आंगन से लेकर द्वार तक हाथों में कपड़े लिए कतार में खड़ा रहकर अपनी बारी आने की बाट जोहता। फिर उसी रात, कावेरी बहू, एक सबेर से रात तक काम करते करते थकावट के मारे तेरा चेहरा चढ़ गया है, तू सो जा, मुन्ना को मैं सुला देती हूँ अपने संग। माँ जी, अब आपकी दर्जी बहू की सिलाई का काम पूरे पंसाली गांव के कोने कोने में छा गया है। मेरे हाथों सिले कपड़े लत्ते लोगों में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ऊपर वाले की दया से हम सास बहू के सर से गरीबी की बदरा छट गई, मगर मैं अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ ताकि वह भी अपने घराने को गरीबी से उभार सके। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही नेक विचार है। ऐसा करने से हमारा गांव गरीबी रेखा से काफी हद तक उभर जाएगा। अगले ही दिन दर्जी बहू गांव की बहुओं के बीच एक बैठक रखकर अपनी राय साझा करती है। सभी औरतें रजामंदी जाहिर करती हैं। अब गांव की बहुओं का बड़ा तबका सुबह से सांझ तक दर्जी बहू के घर में सिलाई बुनाई सीखने लगती हैं और माह भर के भीतर ही वह बारीकी से कपड़ा सिलने लगती हैं। दामिनी, तेरी दर्जी बहू की जितनी बड़ाई की जाए कम है। आजकल के दौर में लोग अपने हाथों की कला दूसरों में बांटने में कतराते हैं, वहीं तेरी दर्जी बहू ने अपने हाथों के हुनर से खुद को गरीबी के संग इस गांव के औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। हाँ चंपा, आज मुझे गर्व है कि दामिनी की मेरी बहू है और वो एक आत्मनिर्भर दर्जी है। अभी वह दोनों चौखट पर खड़ी बातें ही कर रही थी कि एक शहरी समूह उन्हें गांव के सीमा में आता दिखाई देता है। जी नमस्ते, हमें दामिनी जी की दर्जी बहू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ दामिनी। कावेरी बहू, कावेरी बहू, जरा बाहर तो आना। सास की आवाज सुनकर सहज सादा लिबास पहने हुए दर्जी बहू अपने दुधमुए बच्चे को बाहों में थामे बाहर आती है। जी माँ जी कहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति है। हम आशा निकेतन संस्था से आए हैं। कावेरी जी, आपके हाथों के हुनर की कलाकारी के किस्से, या फिर यूं कहें कि एक गरीब दर्जी बहू के चर्चे गांव देहात से लेकर शहर में सनसनीखेज हो चुके हैं। आप तो गरीब मसलूब औरतों के लिए कर रही हैं। उसे देखकर सरकार से लेकर पत्रकार के नजरों में शुमार हो गई हैं। अब सरकार ने हमारी संस्था की ओर से इस गाँव की हर एक बहू के लिए सिलाई मशीन और हर एक दर्जी बहू को 10,000 का योगदान भेजा है। यह खबर सुनकर उस दर्जी बहू का चेहरा खिल उठता है, साथ ही उसकी आंखों में खुशियों के झरने बहने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। अच्छा, हम चलते हैं। इस गांव की सभी दर्जी बहुओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आखिरकार गरीब दर्जी बहू के द्वारा किया गया कड़ा संघर्ष अपना बड़ा असर दिखाता है और कल तक जो गरीब बहू जमींदारों के खेत की बनिहारी किया करती थी, आज वह गरीब बहू अपने कला की कमाई पर आत्मनिर्भर है। भैया, हमें जल्दी जल्दी से काम खत्म करना होगा और हमें घर जाना है। पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें उनका ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ छोटे, आज हम लोग जल्दी ही घर चले जाएंगे। बेटा, मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। बेटा, मेरे न रहने के बाद तुम लोग मेरी चारपाई के नीचे जमीन में 2 सोने के घड़े रखे हैं। तुम लोग उन दोनों घड़ों को खोदकर आपस में बांट लेना। ये बात बोलते बोलते ही सुखीराम की मृत्यु हो जाती है। फिर चारों लड़के अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो भैया, अब हम लोग वो सोने के घड़े खोद लेते हैं और आपस में जल्दी से बांट लेते हैं। अरे वाह भैया, घड़े तो कितने चमक रहे हैं। लेकिन बड़े भैया, हम लोग तो 4 हैं और घड़े तो सिर्फ 2 ही हैं, तो हम इन्हें आपस में बांटेंगे कैसे? अरे सुनो मेरे प्यारे भाइयों, हम ऐसा करते हैं, कहीं शहर चलते हैं और वहाँ चलकर कुछ काम करते हैं। काम करके जो धन इकट्ठा होगा
उसी से हम 2 घड़े और खरीद लेंगे। फिर हम चारों भाई एक एक घड़ा बांट लेंगे। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम चारों कहीं शहर चलते हैं। अरे कितना सुंदर वृक्ष है। इसका तना तो चांदी का है और इसकी टहनी सोने की है और इसमें पत्तों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं। कितना सुंदर वृक्ष है। मैंने आज तक ऐसा वृक्ष कभी नहीं देखा। राजा इस वृक्ष को अपने सपनों में देख रहा है। अरे महाराज, उठिए, सुबह हो गई है और आप अभी भी सो रहे हैं। उठिए महाराज, राज्यसभा में सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं आज महाराज को राज्यसभा में आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अरे ये लो, महाराज आ गए, महाराज आ गए। क्या बात है महाराज, आज आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं महाराज। बताइए हमें क्या बात है। क्या बताऊं मंत्री जी, आज मैंने अपने सपने में एक बहुत ही अजीब किस्सा देखा है, जिसमें मैंने देखा है कि एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है जिसका तना चांदी का है और उसकी टहनी सोने की है और उसमें पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं। परंतु महाराज, यह कैसे संभव है? चांदी का तना और पेड़ में सोने की डाली और पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं, ये कैसे संभव है महाराज? मंत्री जी, यदि ऐसा संभव नहीं है तो मुझे यह सपना कैसे आ सकता है? मेरा देखा हुआ सपना असत्य नहीं हो सकता। वह वृक्ष कहीं ना कहीं तो अवश्य है, तभी मुझे वह वृक्ष सपने में दिखाई दिया। मंत्री जी, मुझे ये वृक्ष देखना है। तुम पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो भी मुझे ये वृक्ष दिखाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उनके सपने में दिखा सोने चांदी तथा मोतियों से बना वृक्ष दिखाएगा, राजा उसे अपना आधा राज्य व अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देगा। तभी उसी गांव से वह चारों भाई गुजर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उनके सपने में दिखा सोने चांदी तथा मोतियों से बना वृक्ष दिखाएगा, राजा उसे अपना आधा राज्य व अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देगा। अरे भैया, यह राजा किस वृक्ष की बात कर रहा है? क्या कहीं ऐसा वृक्ष भी हो सकता है? हाँ छोटे, क्यों नहीं हो सकता। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो भैया, आपका मतलब है कि ये वृक्ष जरूर है? हाँ हाँ छोटे, यह वृक्ष कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। तो फिर चलो भैया, हम राजा के पास चलते हैं और इस वृक्ष को ढूंढते हैं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे वह वृक्ष दिखा सकते हो? हाँ महाराज, हम चारों आपको वह वृक्ष दिखा सकते हैं। तो ठीक है, तुम चारों जल्दी से जाओ और मुझे वह वृक्ष जल्दी से लाकर दिखाओ। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अरे बड़े भैया, हम लोगों ने वृक्ष दिखाने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन ये वृक्ष लाएंगे कहाँ से? अरे गणपत, तुम चिंता मत करो, बस वृक्ष को ढूंढते रहो। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। उन चारों को घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, तो वह चारों एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो एक मणिधारी सर्प लग रहा है। अरे भैया, उधर देखो, उधर तो देखो जरा, उधर एक मणिधारी सर्प है।
आज मैं इस सर्प को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं मणि हासिल करके ही रहूंगा। अरे भैया, यह सफेरा तो इस मासूम को मार डालेगा। चलो हम इसकी मदद करते हैं। अरे छोड़ दो इस सर्प को, नहीं तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। नहीं नहीं भैया, मुझे मारना मत। मैं इस सर्प को छोड़ देता हूँ। फिर सपेरा उस सर्प को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। तभी वह सर्प एक इंसानी रूप धारण कर लेता है। हे वीर कुमारों, आप कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? नहीं तो आज ये सफेरा मेरी मड़ी के लिए मुझे मार ही डालता। हे नागदेव, हम चारों भाई हैं और हम लोग किसी उद्देश्य के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। चलो मेरे साथ चलो। हो सकता है कि मैं आपके कार्य में कुछ आपकी मदद कर सकूं। हे वीर कुमारों, आप बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। हे नागदेव, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु हम लोग अभी विवाह नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर सकते? इसका क्या कारण है? हे नागदेव, हम लोग बाहर एक बहुत ही जरूरी उद्देश्य के लिए आए थे। वो उद्देश्य क्या है वीरों, जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? हे नागदेव, हम लोग ऐसे वृक्ष की तलाश कर रहे हैं जिसका तना चांदी का हो और उसकी टहनियाँ सोने की हों तथा उसकी पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हों। हमें यह वृक्ष राजा को दिखाना है। राजा का यह हुक्म है। लेकिन ये पेड़ तो मेरी तीनों राजकुमारियां ही हैं। वो कैसे नागदेव? मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे समझाइए। हे वीर पुत्रों, जब तुम मेरी बड़ी पुत्री के ऊपर इस जल को डालोगे तो वह चांदी का तना बन जाएगी, और जब तुम मेरी मझली बेटी के ऊपर इस जल को डालोगे तो वह सोने की डालियां बन जाएगी, और जब तुम इस जल को मेरी छोटी पुत्री के ऊपर डालोगे तो वह मोती बनकर पेड़ में लटकने लगेंगी। हे नागदेव, यह चमत्कार मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो ठीक है वीर कुमारों, ये देखिए। अरे वाह भैया, यह तो सचमुच का एक सुनहरा पेड़ बन गई है। यह तो चमत्कार हो गया है। लेकिन नागदेव, हमें इस पेड़ को वास्तविक रूप में लाने के लिए क्या करना होगा? जब तुम्हें इस पेड़ को वास्तविक रूप में लाना हो तो इस पेड़ पर पुनः ये जल छिड़क देना, तो यह पेड़ अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। फिर उन चारों भाइयों में से 3 बड़े भाइयों ने उन नाग कन्याओं से विवाह किया। अरे ये क्या? मैंने तुम चारों को वृक्ष लाने के लिए भेजा था और तुम चारों ये 3 लड़कियां लेकर आए हो। नहीं महाराज, हम पेड़ भी लेकर आए हैं। आप अपने राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जिसे भी यह वृक्ष देखना है वह कल सुबह आ जाए। राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी। अगले ही दिन बहुत सारे लोग पेड़ देखने के लिए जमा होते हैं।
अरे बाप रे बाप, या तो सच में एक सोने का पेड़ तैयार हो गया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। या तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चारों ने मेरा सपना सच कर दिया। इसलिए मैं अपने वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे छोटे भाई के साथ करता हूँ और अपना आधा राज्य तुम चारों के नाम करता हूँ।